मैं जिस आरक्षण की बात कर रहा था, आज आपको उसी आरक्षण का एक और चेहरा दिखाता हूँ। मेडिकल साइंस ऑफ इंडिया ने एक फैसला लिया है, जो नीट पीजी का एग्जाम होगा, जो एमबीबीएस के बाद मास्टर्स के लिए होता है, उसमें एससी एसटी ओबीसी वालों को एक खास आरक्षण दिया गया है कि अगर बच्चों तुम लोग फेल भी हो जाओगे, 0 से कम नंबर -40 भी ले आओगे, तो भी आप लोगों को सीट मिल जाएगी। और हमारे जर्नल के बच्चे 103, 102, 100 से ऊपर उनके नंबर आने चाहिए, 90 से उनके ऊपर आने चाहिए, तब जाकर उनको एक सीट मिलेगी। इस देश में मेडिकल हालत की इतनी बुरी हालत हो रखी है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक गरीब इंसान है, आपको कोई बीमारी होगी, अपना गेट वो अपने हाथों से दबाकर मर जाओ, लेकिन अस्पतालों में मत जाओ, क्योंकि अगर प्राइवेटों में जाओगे तो वो आपकी किडनी और आपके परिवार दोनों को बेच देंगे, लेकिन फिर भी आपको स्वस्थ नहीं करेंगे। और सरकारी, उनकी तो बात ही मत करो। इस देश के अंदर हमारा पैसा सिर्फ और सिर्फ नेताओं की जेबों में जा रहा है। ना इस देश की मेडिकल व्यवस्था अच्छी है, ना इस देश की रोड व्यवस्था अच्छी है, ना इस देश की एजुकेशन व्यवस्था अच्छी है। जरा एक बार ये दिल्ली में जाकर देखिए, वहां पर गरीबों को क्या हाल हो रहा है। वो बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप को हाथ में लेकर सरकार से एक सवाल कर रहा है कि जब ये मर जाएंगे तब इनका इलाज होगा। ना कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे। माँ वो बोल रहे अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। वहां के जो गार्ड है वो उन लोगों के ऊपर, सोते हुए लोगों के ऊपर ठंडा पानी फेंक के उनको उठा रहे, यहाँ से भाग जाओ। कहाँ जाएं? ना हमारे अस्पतालों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे अस्पतालों में साफ सफाई है, ना हमारे अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स खुद ये कह रहे हैं हम इलाज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो कहाँ जा रहा है देश का टैक्स का पैसा, और किस तरह से हमारा देश तरक्की करेगा? आज मैं आपको देश की 2 तरह की तस्वीरें दिखाता हूँ। जहाँ एक एमबीबीएस स्टूडेंट बोलता है मैंने एमबीबीएस कर ली, लेकिन आज भी मेरे पास नौकरी नहीं है। आज भी मेरे को अगर अपना घर खर्चा निकालना है तो मेरे को अपने पेरेंट्स से मांगना पड़ रहा है। आज मैं फाइनली डॉक्टर बन चुका हूँ, बट यार मैं सोचा डॉक्टर बन के क्या किया मैंने, इतना टाइम वेस्ट किया भाई। मैं डॉक्टर बन के बेरोजगार हूँ भाई 5-10 रुपए भी घर वालों से मांगने पड़ रहे हैं भाई, इतना बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ एक माँ मजबूर है फर्श पर अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, और तड़प तड़प के वो बच्चा अपना वही दम तोड़ देता है। और उसकी माँ के लिए ना वहाँ डॉक्टर होता है, ना वहाँ नर्स होती है उस अस्पताल में। और फिर बोलते हैं हम विश्व गुरु बनने। कौन सी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम? ये सवाल करने चाहिए आप लोगों को सरकारों से, ये सवाल करने चाहिए इस देश के प्रशासन से कि क्यों नहीं हमारे देश में अच्छी फैसिलिटीज। हर चीज में हमसे टैक्स वसूला जाता है। 2 कदम पैदल चलते हैं तो भी हम टैक्स देंगे, 2 कदम गाड़ी में चलेंगे तो भी हम टैक्स देंगे। तो कहां जा रहा है ये टैक्स का पैसा? अस्पतालों में चूहे खेल रहे हैं बेडों के ऊपर, एक्सपायरी दवाइयां चढ़ाई जा रही हैं लोगों को, लोग मर रहे हैं। खुद मेडिकल स्टूडेंट से बात करके देखिए, जो मेरे दोस्त हैं, वो खुद कह रहे हैं हमारी हालत बद से बदतर कर लिया। हम सोचते थे एमबीबीएस करके कि हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। आईआईटी वालों से बात किए तो बोलते हैं कि पता नहीं हम आईआईटी से बाहर निकलेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे। आईएम वालों से बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ना जाने हम जब बाहर निकलेंगे हम क्या मिल जाएंगे। लेकिन इस देश में कदर ही नहीं है, इस देश से बाहर जाने को मजबूर है वो लोग। जीरो ये जितने जीरो आप देख रहे हो, ये सारे बच्चे पास हो चुके हैं और ये आगे चल के गवर्नमेंट डॉक्टर बनने वाले हैं। 13 जनवरी को नीट पीजी एग्जाम्स की कट ऑफ लिस्ट पब्लिश होती है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी वाले को सोचो कितने मार्क्स लाने होंगे, 50, 40। भाई साहब जीरो भी नहीं था, -40। और इन्हीं कारणों की वजह से एक देश पूरा बर्बाद हो चुका है, जिसका नाम है श्रीलंका। 1948 में श्रीलंका एशिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। 1956 श्रीलंका पॉलिटिक्स में एसडब्ल्यू बंदरानी ने इलेक्शन जीतने के लिए सिंघला कम्युनिटी, जिसकी पॉपुलेशन वहां पे 75% थी, उनको एक वादा कर दिया कि पावर में आएंगे तो हम तुमको ज्यादा नौकरियां देंगे। आपको बता दूं श्रीलंका में 2 मेजर कम्युनिटीज रहती हैं। सिंघला, जिनकी पॉपुलेशन 74-75% है, ये किसान है, गांव में रहते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और दूसरी है 12 से 15% श्रीलंकन तमिलियंस की, ये हाईली एजुकेटेड हिंदूज हैं। अब होता क्या है, ये इलेक्शन जीत जाते हैं और जीतते ही सिंघला ओनली एक्ट पास करवाते हैं, जिसमें 70 से 80% नौकरियां सिंघला लोगों को दी जाती हैं। इवन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिंघला लोगों को मिलते हैं। दूसरी तरफ तमिलियंस बहुत ज्यादा मार्क्स लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता था। रिजल्ट ये हुआ कि तमिलियंस देश छोड़ के जाने लगे। 1983 ब्लैक जुलाई, तब से लेके 2009 तक श्रीलंका में सिविल वॉर चलती है। पता है क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट हो गया था। डॉक्टर सिर्फ नाम के रह गए थे, उन्हें इंजेक्शन तक नहीं लगाना आता था, सिर्फ इसी रिजर्वेशन के चक्कर में। कहीं ये ना हो कि कल आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो उसे किसी दवाई का नाम भी ना पता हो। शेयर करिए इस वीडियो को, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ? हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें।
वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। करने उनको नौकरियां नहीं मिली। यहाँ पर आप कॉपी भी कोरी रखाओ, कोरी रखने के बाद में उसे जो मनगढ़ंत कहानियां हैं वो लिख दो, यानी -40% अगर बच्चे के आते हैं तो वो जो है डॉक्टर बन जाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे ये बताओ, अगर मालूम पड़ जाए कि यहाँ का बरेली का सर्जन जो है वो अंगूठा छाप है, तो क्या आप अपने परिवार का, परिजनों का, या आप अपना इलाज करवाओगे वहाँ पर? करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। सारे के सारे नेता जो है वहाँ इलाज कराने जाते हैं, इंग्लैंड, ठीक है, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, और हमारा इलाज जो है यहाँ पे होगा। ये तन के कपड़े आज उतरवा दिए, और ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है, सिविल वार ये देखना चाहिए। दिल्ली के रहने थे और उनके ऊपर झूठा ST/SC एक्ट लगा, जिसके बाद उनको 20 साल जेल में रहना। जब वो जेल में थे तो उनकी माँ, उनके बाप, उनके दो भाई हार्ट अटैक से मर गए। पता चला घर वालों की अटैक से मौत हो गई, तो भाई मर गए, माँ बाप खत्म हो गए, तो हम इस तरीके से फिर मानसिक तनाव में, टेंशन में रहने लगे। कुछ नहीं, हमारा उनके वकील की फीस देने के लिए उनकी जमीन बेचनी पड़ी, उनके घर को गिरवी रखना पड़ा। जब वो जेल से छूट करके वापस आए तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो विष्णु तिवारी ने कहा, मुझे मेरी जवानी और मुझे मेरा परिवार लौटा दो, क्योंकि आज जब मैं जेल से छूटा हूँ तो मुझे रिसीव करने के लिए मेरा कोई परिवार वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर एक झूठा केस लगा दिया गया। अब आप इस नए UGC के नए कानून को समझिए। अगर आपका बच्चा जनरल कास्ट से आता है, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, अगर अर्चना तिवारी मान लीजिए अभी कॉलेज करने जा रही है और उसके ऊपर किसी ने रंजिश में आकर के ऐसा कोई बोल दिया कि मुझे गलत बोला है, तो मेरे माँ ने जहाँ पे अपने जेवर को गिरवी रख करके मुझे पढ़ाने के लिए भेजा, तो शायद वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, तो मेरा फ्यूचर रियून हो सकता है इस कानून के बाद। तो हाँ, हम लोगों को डर लग रहा है इस कानून से, इस कानून को फिर से रिव्यू करना चाहिए, रोल बैक भी करना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि हम लोगों के लिए बोलेगा कौन? क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो केवल मात्र वोट बैंक के लिए बोलती हैं, क्योंकि आज कर्नाटका में ये अनाउंस हो गया है कि हम अगले विधानसभा में इसको लेकर के आएंगे और इस कानून को पास भी कराएंगे। तो मेरा